आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक शेर के साथ करना चाहते हैं। वह शेर है, अगर हंस बोल लेते यारों के साथ तो फिर दिल न खोलना पड़ता औजारों के साथ। जी हाँ, आप इस शेर से समझ ही गए होंगे कि आज हम दिल की बात करने वाले हैं। और दिल की बात करने वाले हैं तो कुछ ऐसे विशेषज्ञ को हमने बैठाला है जो दिल के राज खोलेंगे और बताएंगे कि दिल कैसे संभाल के रखना पड़ता है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में, खास मुलाकात के प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जावेद अली खान का, जो एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें 35 सालों का अनुभव है। दिल्ली में करीब इन्होंने 22 साल इस क्षेत्र में काम किया है और अब अपने गृहनगर रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एचओडी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ के। तो हम डॉक्टर साहब का सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में और जानना चाहेंगे कि ये दिल ऐसी क्या बला है कि जवान हो या बूढ़ा हो, हमेशा ये इसके उलझनों में, परेशानियों में फंसा रहता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से यह जानना चाहेंगे कि ये आखिर दिल की संरचना ऐसी क्या है कि लोग इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले जानना चाहते हैं कि हमारा जो दिल है, जिसे हम शरीर का पंप भी बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। फिर इसके बाद आगे की जानकारियाँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जैसा कि आपने कहा कि दिल में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरी चीज़ों में नहीं होती, तो दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि दिल एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का, ऐसा अंग है बॉडी का, जो आपके पैदा होने से पहले माँ की कोख में जब शरीर की संरचना होती है उस वक्त से काम करता है। ऐसा कोई भी अंग नहीं होता हृदय को छोड़ के या दिल को छोड़ के जो माँ की कोख से शुरू होता है और आपके जब तक आप जिंदा हैं तब तक काम करता रहता। तो ये अनवरत जो काम करने की क्षमता है दिल की, ये इसकी अपनी खासियत है। दूसरे अंग भी बन जाते हैं बॉडी के अंदर, दिमाग की भी संरचना हो जाती है, हाथ पैर भी बन जाते हैं, लेकिन काम जो है वो सिर्फ हृदय करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि इंसान ज़िंदा है। तो ये इसकी खासियत है और इसका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये बहुत लंबे वक्त तक अपना काम करता रहता है। डॉक्टर साहब, अगर एक अध्ययन को देखा जाए तो भारत में दिल की बीमारी की स्थिति जो है बड़ी भयावह है। एक अध्ययन में पता चलता है कि करीब 7 लाख लोग हर साल हृदय रोग से कालग्रास को ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी क्या दिनचर्या है भारत के लोगों में? विश्व की तुलना में ये अध्ययन आया है सामने कि भारत के लोगों को हार्ट अटैक की जो बीमारी है वह ज़्यादा है और पिछले 30 सालों के एक अध्ययन से भी पता चलता है कि यह डबल से ज़्यादा हो गई है। तो इतनी भयावह स्थिति की ओर भारत के लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसी क्या खास वजह है भारत के लोगों में हृदय रोग ज़्यादा होता है? क्या खान पान है या क्या और वजह है जो आप बता सकते हैं और सचेत कर सकते हैं लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट पे भी विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिनकी डेथ होती है उसकी वजह जो होती है हृदय रोग होती है। बहुत सारी दूसरी वजह भी हैं, इन्फेक्शन है, कैंसर है और भी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से डेथ होती है। लेकिन आज भी साइंस के इतना एडवांस होने के बावजूद, हृदय रोग में अच्छी नई नई पद्धतियाँ आने के बावजूद भी ये हृदय रोग से मरने वालों की तादाद अभी भी सबसे ज़्यादा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। ज़रूर देखिए, हम एशियन लोग, मैं तो कहूँगा भारत के अलावा भी पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश है, तो जो सार्क कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है उसमें स्थिति और ज़्यादा ख़तरनाक है। वजह उसकी कुछ अलग है कि हम लोगों में देखा ये गया है जो दूसरों में नहीं होती, वो ये कि हिप टू वेस्ट रेशियो जो होता है, जो हमारी कमर का और पेट का अनुपात होता है, वो कुछ ज़्यादा डिरेंज्ड होता है। मतलब आप ये देखिए कि सिर्फ
हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या श्रीलंका के लोग ऐसे हैं जिनका पेट निकला होता है। हमारा जो है बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे मोटापा ज़रूर होता है, लेकिन मोटापा जो होता है वो पूरा मोटापा होता है, ऊपर से लेके नीचे तक सिलिंड्रिकल। हम लोगों का जो होता है वो ट्रंकल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट निकला होता है। और ये अपने आप में अजीब है। जिन लोगों में ये तकलीफ़ देखी जाती है उन लोगों में इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी ज़्यादा होता है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा। तो अब आप सोचिए कि किसी को ट्रंकल ओबेसिटी है, मतलब पेट निकला हुआ है, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाइट भी हमारी उतनी ज़्यादा यूरोपियन के मुकाबले कम है। हृदय का साइज़ भी छोटा होता है, तो आर्टरी या धमनियों का साइज़ भी छोटा। तो ये कुछ खुसूसियात हैं, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों में नहीं आती। और जिन लोगों में ये बीमारी होती है, हृदय की बीमारी होगी, तो उनमें एक्सटेंसिव बीमारी होती है। ये देखा गया है। मतलब जैसे हृदय में 3 आर्टरीज़ होती हैं तो तीनों आर्टरीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे। इस वजह से ये बीमारी ज़्यादा घातक और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। इस वजह से मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, प्रिवेंशन जो है वही एक हमारा एकमात्र उपाय है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वो इतनी बड़ी तादाद को अगर मॉर्टेलिटी या इसकी वजह से मृत्यु हो रही है, उसको रोकने में बहुत मुश्किल है। आपकी बातों से एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ये भी एक अध्ययन का से निकला हुआ हिस्सा है कि भारत में बताया जाता है कि पंजाब में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है बनिस्बत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहां पे हार्ट से मरने वालों की संख्या कम है। तो इसके पीछे आप क्या कारण बताते हैं डॉक्टर साहब कि ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पे शोध जारी है और अभी एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है कि पंजाब में क्यों ज़्यादा है या मिज़ोरम में कम क्यों है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये ज़रूर है कि हमारा खान पान और हमारी जो आदतें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। पंजाब में हो सकता है शोध के बाद पता चलेगा कि जो घी का, दूध का, मलाई का और इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और मिज़ोरम में जो लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा मछलियों का या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटेक्टिव होता है। खुशी का जो लेवल है वो भी, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हैं हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो उनमें स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम है। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी कहना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पे शोध जारी है और जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं, उन पे अभी शोध जारी है। एग्जैक्टली क्या वजह है इसको अभी कहना थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यह अभी शोध का विषय है, इस पे क्या कुछ निकल कर आने वाला है यह अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल डॉक्टर साहब, जो आपने भी सुना होगा और अमूमन ये चर्चा है कि कोविड के बाद ये हृदय रोग की जो मरने वालों की जो संख्या है अचानक कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है, बड़े लोग भी हो रही है। और कोई ऐसा वजह नहीं कि कभी उनकी हिस्ट्री ऐसी रही हो, वो अचानक ही हार्ट से मरने की बातें लोगों के सामने आती हैं। तो बिना हिस्ट्री के, जिनका कोई हार्ट कि पिछली बार कभी ना उनके परिवार में या उनके खानदान में आनुवंशिक रूप से भी ऐसा उनके खानदान में नहीं था, बावजूद इसके कोविड के बाद ऐसे मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, कोविड जो है वो एक इन्फेक्शन था और कोविड वायरस से होता था। और ये देखा गया था कि जिन लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन होता है उसका असर पूरी बॉडी पे पड़ता है और हृदय भी जो है उससे बच नहीं सका। जो हमारे जो ब्लड था या हमारी रक्त वाहिनी थी वो भी उससे नहीं बच सकी। और शोध में ये पाया गया है कि जिन लोगों को कोविड का असर हुआ था उन लोगों में जो कोगुलेशन होता है, मतलब खून जो जम जाता है, वो उसके चांसेस बढ़ गए थे। तो ऐसे
पेशेंट जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें ये देखा गया कि हृदय में कुछ ब्लड का जमाव हो गया, मतलब कोगुलेशन जो है वो डिरेंज हो गया और जो हृदय की जो धमनियाँ थी उसके अंदर उनमें हृदय जिसमें रक्त का बहाव रुक गया और कोगुलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो गई और क्लॉटिंग होने की वजह से हार्ट अटैक हो गया। और ये हार्ट अटैक जो था ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा घातक था और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कभी हृदय रोग का प्रॉब्लम नहीं था, कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम नहीं था, नॉन स्मोकर थे, डायबिटीज़ नहीं थी, उन लोग भी इसका शिकार हुए और इसकी वजह से कोविड से बहुत सारी मौतें हुई, जिसका मेन वजह ये देखी गई कि मैसिव हार्ट अटैक आ गया और जिससे उनकी जानें चली गई। लेकिन वो एक पर्टिकुलर फेज़ था। अब मैं नहीं समझता कि कोविड जिनको हुआ था उनको आने वाले वक्त पे या कई सालों के बाद ये प्रॉब्लम अभी रहेगी। अब तो हम लोग सब इम्यूनाइज हो गए हैं, कोविड का वैक्सीन ले लिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक पीरियड बैड टाइम था वो शायद चला गया होगा। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल करता हूँ मैं। ऐसा आम लोगों की चर्चा है, हालांकि ये कोई अध्ययन से निकली हुई बात नहीं है, ये आम लोगों से जो चर्चा होती है, जो लोग फेसबुक वगैरह में डालते हैं, उनसे एक बात निकल कर आती है। वो सच है या झूठ है इसके कंफर्म आप ही करेंगे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कोविड के टाइम जो कोविड से बचने के लिए जो इंजेक्शन लगाए गए थे, कोविशील्ड वगैरह, तो उसकी वजह से भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो क्या यह भ्रामक है या इसमें कुछ तथ्य है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये भ्रामक है और इस पे कोई भी रिसर्च ने ये पब्लिश और कंफर्म नहीं किया कि कोविशील्ड वैक्सीन या और दूसरी कोई वैक्सीन जो हमें लगी है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। ये ज़रूर था कि कोविड का जो वायरस था उसके इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जिनमें हार्ट अटैक भी एक था, तो वो तो ज़रूरी था। और लेकिन वैक्सीन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई है, ये किसी भी अध्ययन में या किसी स्टडी में या किसी ट्रायल में साबित नहीं हो सका। तो हमको ये रॉन्ग मैसेज है, हमें इसे नहीं सर्कुलेट करना चाहिए कि कोविड वैक्सीन की वजह से कुछ हुआ था और ये जो कुछ भी हादसे हुए वो इन्फेक्शन की वजह से हुए थे। डॉक्टर साहब, चलो ये तो कोविशील्ड और इंजेक्शन्स के बारे में आपने बताया कि ये सारी जानकारी तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक ही है। हम आगे बढ़ते सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये सुनने में आता है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से, जैसे किसी को थायराइड है, अगर उसको हाइपर थायराइड है तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उन पर हार्ट की बीमारी हो, जिससे लो थायराइड है तो उसे बीपी लो होगा, उसकी वजह से होता है। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि किन्हीं बीमारियों की, अगर कुछ दूसरी बीमारियां हैं उसकी वजह से भी हार्ट के प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बहुत सही सवाल पूछा कि देखिए जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपने बता ही दिया है कि थायराइड का है। थायराइड अगर लो हो जाएगा, किसी को हाइपोथायराइड जिसे हम कहते हैं, अगर वो हो जाए तो जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो सकती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से खून की जो धमनियाँ होती हैं उसके अंदर रुकावट आ सकती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है, हार्ट के चारों तरफ पानी भर सकता है। तो थायराइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाएगा तो दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसे हम कहते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो थायराइड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको चेक करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई थायराइड में इम्बैलेंस हो रहा है या ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन। देखिए हमें पता है कि इंसुलिन अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादातर लोगों में तो कम ही हो जाता है कि जो पैंक्रियास होता है उससे इंसुलिन जो निकलता है, अगर उसमें कुछ कमी आ जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ होगी तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उन लोगों को हृदय प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो वो सब लोग जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। वो सब लोग जिनको कोई थायराइड का प्रॉब्लम है उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, जिससे हृदय रोग होने के चांसेस, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस और सूजन होने के चांसेस, ये सब चीज़ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको थायराइड है
अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने थायराइड का इलाज कराएं और थायराइड का लेवल नॉर्मल रखें। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का इलाज तो आजकल सभी जगह हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो आपका हृदय जो है रोग होने के चांसेस नॉर्मल रहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मौसम में जो बदलाव होता है यह भी हृदय रोग को पैदा कर सकता है या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने सही कहा कि अगर मौसम हमारा बहुत ज़्यादा सर्द हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, दोनों ही सूरतों में हृदय पे असर पड़ सकता है। देखिए, जब मौसम सर्द होगा बहुत ज़्यादा, अगर आप टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि हमारी जो धमनियाँ हैं जिससे कि रक्त का बहाव होता है वो सिकुड़ जाती हैं, और जब वो सिकुड़ जाएंगी तो खून का बहाव कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम पहले से है वो बहुत ज़्यादा सर्दियों के स्टेज में उसमें नहीं जाना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है या 4-5 डिग्री रहता है, तो अपने आप को प्रॉपर प्रिवेंट करते हुए वार्म क्लोथिंग पहन के ही जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, उस सिचुएशन में ये देखा गया है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा पानी हमारे शरीर से निकल जाता है, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग अकेले पानी नहीं निकलता, पानी के साथ में सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट भी निकल सकते हैं जो हृदय के लिए घातक हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सब चीज़ें हृदय के लिए घातक होती। तो दोस्तों, वो सारे लोग जिनको कि हृदय का प्रॉब्लम है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दियों में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, और एक्सपोज होना है तो अपने प्रॉपर वुलन और वार्म क्लॉथ जो हैं वो पहन के एक्सपोज होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगी। अगर बहुत ज़्यादा लू चल रही है बाहर या बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, उन लोगों को भी ऐसे मौसम पे से बचना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन करते रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर का या इन सब चीज़ों का अपने इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो दोनों ही चीज़ें घातक हो सकती। डॉक्टर साहब, एक मन में सवाल ऐसा उठ रहा है और कि हम लोग अमूमन जैसे बीमार होते हैं तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ भी गोलियां खा लेते हैं, तो क्या कभी दवाओं का भी दुष्प्रभाव पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जो भी दवा आप खा रहे हैं सबसे पहले तो डॉक्टर को आपको बताना चाहिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, पुरानी आप कोई दवा लेते हैं नहीं लेते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है नहीं है, शुगर है नहीं है, क्योंकि कोई भी आप दवा लेंगे उसका दुष्प्रभाव हार्ट के ऊपर हो सकता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको आप बड़ा आसानी से सेफली ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसे बताना चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ताकि ऐसी कोई दवा ना दे जिससे आपका ब्लड प्रेशर सडनली कम हो जाए या सडनली बढ़ जाए या आपको छाती में दर्द होना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनकी बिना इजाज़त के कोई भी नई दवा अपने हिसाब से ना लीजिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो अमूमन यह कहा जाता है कि आदमी को ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए, कि टेंशन कहते हैं कि दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। बिल्कुल। आप ये बताइए, टेंशन के अलावा ऐसा क्या कुछ है जो इस बीमारी को बढ़ा सकता है, और कुछ ऐसी दिनचर्या बताइए कि आदमी इससे बचा रहे। देखिए, टेंशन तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप और हम जो हैं हर एक की ज़िंदगी में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन ज़रूरी है। ना तो हमको टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेंशन ज़िंदगी को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल है, हृदय रोग होने के चांसेस हैं, ब्रेन की नस फट जाने के चांसेस हैं, और ब्लीड हो जाने के चांसेस है, हार्ट अटैक हो जाने के चांसेस। एक टेंशन बहुत कम हो जाएगा तो हम बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, वो भी नुकसानदायक है। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेंशन ज़रूरी है। अब रह गई बात कि बहुत ज़्यादा टेंशन से कैसे बचें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, जो मैं समझता हूँ सबके लिए ज़रूरी है।
देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिससे भी आपकी दिनचर्या या आपका घर चलता है, वो उन उस प्रोफेशन को, उस काम को आप एंजॉय करिए। और अगर आप उस काम में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इससे मेरे को नुकसान हो सकता है, तो उस प्रोफेशन में ना काम करें। आप वो काम करिए जिसमें आप एंजॉय करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी काम आप करें उसको एंजॉय करें और अपने ज़िंदगी को उसमें ढालें। दूसरी चीज़, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है और आप शाम को, रात को, जब भी आपको वक्त मिलता है, तो आप अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करें। वो सबसे ज़रूरी है। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, किसी की रीडिंग रहती है, किसी की वॉक करना रहता है, किसी की आउटिंग रहती है, किसी की सिंगिंग रहती है, किसी की म्यूज़िक रहता है, किसी का और कुछ भी रहता है। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनके लिए वक्त निकालिए और उसको एंजॉय करें। जब भी आप हैप्पी रहेंगे, एंजॉय करेंगे चीज़ों को, तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं और आपके दिल को, दिमाग को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि आप बढ़िया काम करें, लग के काम करें। जितनी भी देर आपका जॉब है, आप उसे एंजॉय करें और जब वो ख़त्म हो जाए तो घर जाएं, तो उसके बाद रिलैक्स होने के लिए उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें कोई भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसी दिनचर्या बताइए कि आदमी को खान पान से लेकर सुबह व्यायाम वगैरह जो भी आप सजेस्ट करना चाहें कि एक दिनचर्या आदमी की ऐसी हो जो हार्ट अटैक से आपको दूर रख सके। देखिए, लाइफस्टाइल, इसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं और इसका बहुत हद तक रोल रहता है। सबसे पहले तो ये कि डेली व्यायाम या डेली वॉकिंग और एक्सरसाइज ज़रूरी है। और ये कहा गया है रिसर्च में कि कम से कम 40 से 45 मिनट की जो वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, वो ज़रूरी है। और 7 दिन या मोस्ट ऑफ द डेज इन ए वीक जो है, 7 दिन होते हैं हमारे हफ्ते में, आप 7 दिन चलिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 7 दिन नहीं चल सक रहे तो 4 दिन चलिए, 5 दिन चलिए, 6 दिन चलिए, लेकिन चलिए। ब्रिस्क वॉकिंग, बिल्कुल आराम से नहीं, थोड़ा सा तेज़ चलिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने पीने में जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए। आप जिस रंग का ऑयल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में आपका कंट्रोल नहीं है। जो खाना वो आपको खिला रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है वो आपको मालूम नहीं। तो जंक फूड जो है उसको मिनिमम रखें या अवॉइड करते रहें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नशा है। वो किसी भी ढंग का नशा हो सकता है और सबसे ख़तरनाक नशा है हृदय रोगों के लिए, जो आम पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूँ, वो होता है टोबैको का इस्तेमाल। टोबैको का जो इस्तेमाल है उसे तो बिल्कुल ज़ीरो करना चाहिए। नो टॉलरेंस फॉर टोबैको। सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे वो बीड़ी के फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी फॉर्म में हो, गुटखा हो, खैनी हो, हमारे क्षेत्र में तो ये सब जो चीज़ें चलती, तो टोबैको जो है, गुड़ाकू है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हृदय रोग होने के चांसेस हैं। तो पहली चीज़ जो हो गई एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ हो गई अपनी ज़िंदगी को जो भी आप काम कर रहे से एंजॉय करें, और तीसरी चीज़ हो गई कि आप किसी भी तरीके के नशे की चीज़ों को बिल्कुल ना कहें। ये अगर आप चीज़ें करेंगे, साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, वज़न ज़्यादा ना बढ़ने दें। आप देखिए कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वज़न होना चाहिए वो आप कैलकुलेट करें, तो वेट को कम करेंगे, एंजॉय करेंगे अपने जॉब को, और खाने पीने की चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन करेंगे, और टोबैको या किसी ढंग की नशे को अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बहुत लंबे पीरियड तक अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी आपने सुना डॉक्टर जावेद अली को, जो हृदय रोग से कैसे बचा जाए और क्या क्या लक्षण हैं, सब चीज़ों को उन्होंने समावेश करते हुए बताया आपको कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मैं यह भी बता दूं कि जावेद अली हमारे यहाँ आए हैं, तो एक लाभ मैं और लेना चाहूँगा जावेद भाई से कि बहुत अच्छे सिंगर हैं जावेद भाई। तो मैं चाहता हूँ कि दिल को लेकर कोई एक बढ़िया सा 4 लाइन सुना दे वो हमारे दर्शकों को। थैंक यू। देखिए, मैं तो म्यूज़िक लवर हूँ
और काम के बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें गाने कुछ सुन लेता हूँ, कभी कभी छोटा मोटा गा भी लेता हूँ। शौकिया सिंगर हूँ और उसी को एंजॉय करता हूँ। जब भी सैटरडे संडे कहीं म्यूज़िकल पार्टी होती कुछ होती तो उसमें मैं शिरकत करता हूँ, सुनता हूँ लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हमारे यहाँ, उनको सुन के एंजॉय करता रहता हूँ। यही मेरा एक शौक़ है। अब आपने कहा कि कोई गाना गा लूँ मैं, तो चलिए, मुझे अभी इस वक्त 4 लाइनें याद आ रही हैं। रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ और रफ़ी साहब का गाया हुआ एक गाना है लव इन टोक्यो फिल्म से, ओ मेरे शाहे खुबा। वो 4 लाइनें गाता हूँ। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। थैंक यू। खास मुलाकात कार्यक्रम में बात आई तही मैं बलबीर सिंह भारज DA न्यूज़ प्लस की ओर से डॉक्टर जावेद अली को धन्यवाद देता हूं और उनसे ये गुजारिश करूंगा कि समय समय पर वो आते रहें और हमको ऐसे ही दिल की जो बीमारियां हैं और अन्य बातें भी, जैसे आपने उनका एक रूप अलग देखा, गाने वाला रूप, तो ऐसे मुलाकातें होती रहें ताकि से, जैसे हमने पहले कार्यक्रम की शुरुआत में कहा है कि अगर हंस बोल लेते यारों के साथ तो दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसी के साथ मैं इस खास मुलाकात के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं।